नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के समाजशास्त्र के अध्यायवर सॉल्व पेपर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद के क्वेश्चन हमने किए हैं 52 तक। आज हम 53 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 53 कि कौन मानते हैं कि सभी परिचय जो हैं तो प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर है। तो कौन मानते हैं? जैक देरिडा जी। कौन मानते हैं? जैक देरिडा जी। जैक देरिडा जी के शब्दों के पीछे छुपे हुए वास्तविक अर्थ को जानने की इस विखंडन विधि की चर्चा में लाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? जैक देरिडा जी को जाता है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है तो उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो कौन नहीं है? जैक अलेक्जेंडर। कौन? जे अलेक्जेंडर जो है तो ये उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। वहीं देरिडा की बात करें, जेनसन की बात करें और J.F. लियोटार्ड जी की बात करें तो ये उत्तर आधुनिकता के हैं, है ना। अलेक्जेंडर नौ प्रकारवादी अवधारणा के विचारक हैं। उन्होंने 1985 में नियो फंक्शनलिज्म पुस्तक संपादित की थी। कौन सी पुस्तक संपादित की थी? नियो फंक्शनलिज्म। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो विखंडन की अवधारणा जो है तो डेरिडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेरिडा। तो इनका जो है तो उत्तर आधुनिकता संबंधित समस्त विश्लेषण की इसी अवधारणा पर आधारित है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं? तो कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं? हमारे बॉड्रिलार्ड जी। कौन है? बॉड्रिलार्ड। बॉड्रिलार्ड जो है तो उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं। इसके अतिरिक्त इनकी गणना जो है तो नौ मार्क्सवादियों में भी की जाती है। किस में की जाती है? नौ मार्क्सवादियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? तो कौन आलोचक है प्रत्यक्षवाद का? तो जे हैबरमास। कौन है? जे हैबरमास। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? तो ज्ञान के पदक्रम का पक्ष किसने नहीं लिया है? तो एम फूको जी ने। फूको के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान के उत्पादन एक साधन है। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शक्ति है। उन्होंने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष जो है तो नहीं लिया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो बोर्दियो जी हैं। कौन है? बोर्दियो जी। बोर्दियो जी के अनुसार संस्कृति जो है तो आदतन व्यवहार की एक अर्जित व्यवस्था है जो क्रियाओं की व्यक्तिगत योजनाओं को जन्म देती है। बोर्दियो मानते हैं कि सामाजिक संरचनाएं जो हैं तो संस्कृति को जन्म देती हैं जो बाद में व्यवहारों को उत्पन्न करती हैं और यह व्यवहार अंततः पुनः सामाजिक संरचनाओं को निर्मित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना और संस्कृति का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। उनका यह सिद्धांत सांस्कृतिक पूंजी के वितरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के बीच के संबंधों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो किसने प्रतिपादित की है? पी बोर्दियो जी ने। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन पी बोर्दियो की अवधारणा है। जब औपचारिक तरीके से या शिक्षा के माध्यम से किसी के ऊपर कोई संस्कृति थोपी या सिखाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। वहीं जैक देरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भाषा है। जैक देरिडा ने अपनी विखंडन की अवधारणा में भाषा को महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन्होंने भाषा को दबावकारी नहीं माना और इस बात पर जोर दिया कि सब कुछ जो है तो लेखन ही है। क्या है? सब कुछ जो है तो लेखन ही है। विखंडन। वहीं अगला क्वेश्चन है कि विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है। यह निम्न प्रकार से समझाया है लेकिन इनमें से एक देरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा है? बी ऑप्शन जो है तो हमारा सही हो जाएगा। मतलब मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें, ये जो है तो मेल नहीं खाता है जैक देरिडा के दृष्टिकोण से।
अगला क्वेश्चन क्या है कि एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत जो है तो दोहरेपन पर केंद्रित है। वह क्या है? तो वह क्या है? एजेंसी एवं संरचना है। क्या है? एजेंसी एवं संरचना। गिडेंस के अनुसार हम समाज को समझने के लिए या एजेंसी को आधार बनाते हैं या संरचना को? किसको? एजेंसी को या संरचना को? वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिडेंस का संबंध जो है तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता है। तो किसका निर्माण नहीं होता है? व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है। गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, इसमें व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? सामाजिक प्रघटना में संरचना बनाने का कोई क्षमता नहीं होती है, ये जो है तो असत्य है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं तो सही है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? तो वो क्या है? वो विभेद है ना। तो हमारा आंसर जो है तो बी सही होगा। उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बनाती है, फिर भी दुनिया के हृदय में विभेद है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? तो मिशेल फूको की रचना जो है तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ये है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये भी है, लेकिन फॉर्म्स ऑफ टॉक जो है तो ये मिशेल फूको की नहीं है। ये किसकी है? इरविंग गॉफमैन की रचना है। वहीं डिसिप्लिन एंड पनिश की बात करें तो ये मिशेल फूको की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की रचना के रूप में संरचना निर्माण मतलब स्ट्रक्चरेशन की बात की है? तो किसने की है? एंथोनी गिडेंस ने की है। एंथोनी गिडेंस ने समय और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात की है। इन्होंने लिखा है कि संरचनाकरण के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र न तो व्यक्तिगत कर्ता के अनुभव है और न ही सामाजिक संपूर्णता का कोई रूप है, अपितु वे सामाजिक प्रथाएं या व्यवहार हैं जो समय और स्थान से भी परे हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है कि जुर्गन हैबरबास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? तो जुर्गन हैबरबास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? तो जो संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत है उन जुर्गन हैबरबास ने आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है? जो हैबिटस है वो अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। क्या करता है? संचरण करता है। तो किसके अनुसार है ये? तो पियरे बोर्दियो के अनुसार है। पियरे बोर्दियो के अनुसार हैबिटस जो है तो अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। बोर्दियो ने अपने लेखन में मुख्यतः तीन अवधारणाओं मतलब हैबिटस, क्षेत्र तथा सांस्कृतिक पूंजी का प्रयोग किया है। कौन सी अवधारणाओं का प्रयोग किया है? हैबिटस, क्षेत्र और सांस्कृतिक पूंजी का प्रयोग किया है। वहीं हैबिटस की बात करें तो अभ्यस्त व्यवहार से तात्पर्य ऐसी प्रथाओं, मूल्यों और नैसर्गिक चित्रवृत्तियों के समूह से है जिनका प्रयोग एक व्यक्ति जो है तो रोजमर्रा के व्यवहार में करता है। क्या करता है? रोजमर्रा के व्यवहार में करता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस रूप की चर्चा नहीं की है? तो हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट की किस रूप की चर्चा नहीं की है? तो हमारे संवेगात्मक की बात करें तो इन्होंने हैबरमास ने नहीं किया है चर्चा। हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के संवेगात्मक स्वरूप की चर्चा नहीं की है। उन्होंने पूंजीवादी समाजों में संकटों के तीन स्वरूप वैधता, तार्किकता और अभिप्रेरण की चर्चा की है तथा आधुनिक समाज को आहत समाज की संज्ञा दी है। ये जर्मनी के सुप्रसिद्ध फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की द्वितीय पीढ़ी के अत्यंत प्रखर एवं अग्रणी विद्वान हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं तो इस प्रकार है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है तो 1963 में लिखी हुई थी। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट जब है तो 1868 में लिखा हुआ था। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है तो 1972 में लिखी गई है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? तो कौन है? एंथोनी गिडेंस है। कौन है? एंथोनी गिडेंस।
एंथोनी गिडेंस विचारवादात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। उनके अनुसार आधुनिकता को गतिशील बनाने में संरचनाकरण के उनके सिद्धांत के तीन मुख्य पक्ष कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? समय व दूरी की पृथकता, संबंधों में विस्थापन और परावर्तकता। गिडेंस का मानना है कि दूर रहते हुए भी लोग तीव्र संचार साधनों द्वारा न केवल नज़दीकियां अनुभव करते हैं अपितु समय की दूरियां भी बढ़ गई हैं। आधुनिक संचार साधनों ने हमारे नज़दीकी संबंधों को विस्थापित कर समस्त विश्व तक फैला दिया है। वे ऐसे समाज को परावर्तक समाज कहते हैं जिसका बिंब सभी स्थानों पर क्या है? समान हो। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि फूको निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन नहीं करते हैं? तो फूको जो हैं तो सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, इसका समर्थन नहीं करते हैं और फूको ने नहीं किया है इसका समर्थन। वहीं उनके अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है, अतः जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। वे ज्ञान को देह, स्मृति, कामना और सत्ता से गहरे रूप में जुड़ा मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हैबरमास ने समाज के 4 प्रकार के संकटों का विश्लेषण किया है, एक गलत को चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है? सामंती। हैबरमास ने पूंजीवादी राज्य के 4 संकटपूर्ण स्थितियों की पहचान की है। ये आर्थिक संकट, विवेक संकट और वैधता का संकट तथा अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन का संकट। वे उत्तर आधुनिकता के घनघोर विरोधी हैं और वर्तमान आधुनिकता को भी वो एक अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं और इसे पूरा करने के लिए तार्किकता पर जोर दिया है। क्या किस पर जोर दिया है? तार्किकता पर जोर दिया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिडा के अनुसार भाषा है। तो डेरिडा के अनुसार भाषा क्या है? तो एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था जो है तो डेरिडा के अनुसार भाषा है। डेरिडा के अनुसार भाषा एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है। वे कहते हैं कि शब्दों के सभी अर्थ सापेक्षिक और अल्पकालिक हैं। उनके अनुसार भाषा प्रणाली की नियंत्रणात्मक शक्ति का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, जैसा कि कुछ संरचनावादियों ने माना है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है? किसमें है? सोपानिक क्रम में। कौन मानता है? डेरिडा जी। डेरिडा जी का मानना है कि द्वैधताएं जो हैं तो कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु किसमें है? सोपानिक क्रम में। उन्होंने बताया कि परंपरा जो है तो अनेक विरोधाभासों और विसंगतियों से भरी पड़ी है। पुरातन और नवीन का संबंध अरैखिक नहीं है बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें पुरातन और नवीन दोनों के धारणाओं में परिवर्तन आ जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है? तो कौन मानता है? डेरिडा जी। डेरिडा जी का मानना है कि द्वैधताएं जो हैं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है। किसमें है? सोपानिक क्रम में। उन्होंने बताया कि परंपरा अनेक विरोधाभासों और विसंगतियों से भरी पड़ी है। पुरातन और नवीन का संबंध अरैखिक नहीं है बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें पुरातन और नवीन दोनों के धारणाओं में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है? तो किसने चिन्हित किया है? जे हैबरमास जी ने। हैबरमास ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हैबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों पर जोर दिया है उनका सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है? प्रयोजनवादिता, आदर्शक, नाटकीय विश्लेषणात्मक और संप्रेषण का परक। तो हैबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों पर जोर दिया है उनका सही अनुक्रम हमने अभी ऊपर देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इधर सूची दी हुई है, इधर सूची 2 दी हुई है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसमें? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर लेखक दिए हुए हैं, इधर अवधारणा दिए हैं। तो चलिए मिलाते हैं। एंथोनी गिडेंस की बात करें तो ये संरचना की द्वैधता की बात करते हैं। वहीं अल्फ्रेड सुर्ज की बात करें तो ये प्रारूपण की बात करते हैं। जैकुअस डेरिडा इसकी एक किसकी बात करते हैं? परावाक उन्मुक्ता की बात करते हैं। और मिशेल फूका की बात करें तो मिशेल फूको जो है तो प्रवचन की बात करते हैं या अवधारणाएं जो है तो देते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसके अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है, तो कौन सी है? मिशेल फूको की है। मिशेल फूको के अनुसार निगरानी जो है तो आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। फूको ने पागलपन और निदान गृह चिकित्सा और नैदानिक चिकित्सा सेवाओं का जन्म जो है तो अपराध और दंड शास्त्र पर सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, स्थापत्य और कारागृह, पागलपन आदि जैसे अनेक विषयों पर एक नवीन दृष्टि से लिखा है। ये सभी जो हैं तो विषय शरीर, ज्ञान और शक्ति सत्ता के पारस्परिक संबंधों की खोज के उनको मूल मुद्दे से जुड़े हुए हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका सिद्धांत उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है, तो कौन है? एंथोनी गिडेंस जी का है। एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनः प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। गिडेंस के संरचनाकरण सिद्धांत के अनुसार जो है तो संरचनाकरण वह प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा का संकेत देती है। यह प्रक्रिया जो है तो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण और पुनर्निर्माण होता है, जबकि प्रक्रियाएं इन्हीं संरचनाओं द्वारा निर्देशित और संचालित होती हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि समय और काल के परे पूर्व विद्वान संरचना और व्यक्तित्व अभिकरण मतलब एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो संरचनाकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समय और काल के परे पूर्व विद्वान संरचना और व्यक्तित्व अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण की संरचनाकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गिडेंस ने संरचना को बृहत समाज व्यवस्था एवं लघु समृद्धि के बीच एकीकरण करने वाला माना है। संरचनाकर्ता से बाहर नहीं होती है वरन ये उसकी स्थिति एवं सामाजिक व्यवहार में निहित होती है। इस प्रकार से गिडेंस ने संरचना सिद्धांत को बृहद और लघु सिद्धांतों के बीच एक कड़ी के रूप में दर्शाया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? तो कि किसमें? उत्तर आधुनिकतावाद में। किसमें? उत्तर आधुनिकतावाद में। वहीं उत्तर आधुनिकतावाद जो है तो महान वृत्तांतों एवं समाजशास्त्र के भव्य सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं तथा उनके स्थान पर छोटे छोटे वृत्तांत या सिद्धांतों को एक सूत्र में बांधकर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करने के पक्षधार में है। उत्तर आधुनिकतावाद के लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कि विसंरचना द्विपर अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। तो ये जो है तो असत्य है, बाकी जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं वो सत्य हैं। तो चलिए सत्य भी देख लेते हैं कि विसंरचना पद विशेष रूप से जैक डेरिडा के कार्यों से संबंधित है। वहीं विसंरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्यतः फ्रांस और अमेरिका में 1960 के दशक से प्रभावी रहा है। डेरिडा की बात करें तो प्रत्यक्षवाद और प्रघटना विज्ञान दोनों की समालोचना करते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे क्या जाना जाता है? तो इसे ज्ञान का पुरातत्व जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ज्ञान का पुरातत्व। फूको के अनुसार जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान है उसके पास शासन करने की उतनी ही शक्ति है। उन्होंने पागलपन, भाषा, ज्ञान और शक्ति पर अध्ययन किया। उनके अनुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है कि ज्ञान के पुरातत्व से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर अवधारणाएं दी हुई हैं और इधर प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो ज्ञान और सत्ता की बात हमने देखा कि अभी किसने की है, तो फूको जी ने किया है। वहीं संकेतक और संकेतिक की बात कौन करते हैं, तो जैक डेरिडा जी करते हैं। नियम और संसाधन की बात कौन करते हैं, गिडेंस जी करते हैं। और क्रिया और व्यवस्था की बात कौन करते हैं, हमारे अलेक्जेंडर जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है। गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है, तो विनिर्मित अनिश्चितताएं के लिए समकालीन संकट पद का प्रयोग किया है। किसने किया है, गिडेंस ने किया है। उनका मानना है कि इसके कारण हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ संबंध जो है तो नियमित रूप से प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है, तो हैबरमास जी करते हैं। जिसे हम हैबरमास की आलोचनात्मक या नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, वह वस्तुतः अभिव्यक्ति का तार्किक सिद्धांत है। हैबरमास जो है तो युक्तायुक्त उद्देश्यपरक क्रिया है और अभिव्यक्तिशील क्रिया में अंतर करते हैं। युक्तायुक्त उद्देश्यपरक क्रिया का रुझान भौतिक पर्यावरण के प्रति होता है, जबकि अभिव्यक्तिशीलता जो क्रिया है हम सामान्यतः कार्य और श्रम के अर्थ में लेते हैं। यही हैबरमास की व्याख्या और उनका सिद्धांत है। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक तार्किक समाज की ओर में है। किसमें है, तार्किक समाज की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों को संदर्भित करती है। कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो जो मतभेद और अस्थगित है ये जोड़ा जो है तो बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों जो हैं तो गलत है। चलिए देख लेते हैं। डेरिडा द्वारा प्रस्तुत भिन्नता मतलब भेद की अवधारणा दो अर्थों मतलब मतभेद और अस्थगित को संदर्भित करती है। फ्रांस के समाजशास्त्री जैक डेरिडा ने उत्तर संरचनावाद व उत्तर आधुनिकता के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता के विचारों के संबंध में डेरिडा ने कई नई अवधारणाएं प्रणीत की हैं। उनमें प्रमुख है विखंडनवाद या विरचनावाद, भेद विकेंद्रण और आने वाले लोकतंत्र के प्रति आशय भरा विश्वास आदि। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत जो है आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो किसमें महत्वपूर्ण पहलू है, समय और स्थान दूरीकरण का। गिडेंस का जो संरचनाकरण सिद्धांत है जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है, किस महत्वपूर्ण पहलू है, समय और स्थान दूरीकरण का। देख लेते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन। ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस ने समाजशास्त्री सिद्धांत में काफ़ी लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रुचि जो है तो शास्त्रीय सिद्धांत, पूंजीवाद, सामाजिक वर्ग तथा सामाजिक परिवर्तन में रही है। उनका सबसे प्रमुख कार्य जो है तो संरचनाकरण का सिद्धांत रहा है। गिडेंस का विचार है कि सामाजिक क्रियाएं जो हैं तो समय एवं स्थान में घटती हैं, इसलिए गिडेंस ने अपने संरचनाकरण सिद्धांत को अप्रकारवादी घोषणा पत्र कहा है। वहीं सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। इधर चिंतक हैं और इधर अवधारणाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फूको की बात करें तो फूको जो है तो हमारे सर्वोत्त दृश्य की बात करते हैं। हैबरमास की बात करें तो हैबरमास जो है तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं। गिडेंस जो है तो हमारे संरचनाकरण की बात करते हैं। डेरिडा जो है तो परावाक उन्मुखता की बात करते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करता है। तो गिडेंस के अनुसार जो संरचना है वो किसे संदर्भित करता है, नियम और संसाधन को। गिडेंस के अनुसार सामाजिक संरचना जो है तो भौतिक संरचना के समान नहीं होती है। अब तो सामाजिक संरचना का निर्माण जो है तो सामाजिक जीवन के रोजमर्रा के कार्यकलापों के द्वारा कर्ताओं द्वारा नियमाचारों और संसाधनों के ज्ञानपूर्वक प्रयोग द्वारा होता है। संरचना निर्माण के संदर्भ में गिडेंस ने संरचना की द्वयात्मकता की अपनी प्रमुख धारणा का प्रयोग कर द्वैतवाद की अवधारणा को नकारा है। इसी धारणा के द्वारा उन्होंने प्रकारवाद और प्रकृतिवाद दोनों का भी विरोध किया है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने लेखनों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है। तो किसने किया है, एम फूको जी ने। विमर्श मतलब डिस्कोर्स फूको के विश्लेषण की मुख्य अवधारणा है। इसका सामान्य अर्थ जो है तो प्रवचन या भाषण है, किंतु फूको में इसका प्रयोग इस सामान्य अर्थ से कुछ हटकर किया है। उन्होंने इसका प्रयोग किसी विषय के बारे में विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में किया है। यह विशेषताओं का शब्दावली को इंगित करने वाला एक शब्द है। उदाहरण, जब चिकित्सा या कानून क्षेत्र का विशेषज्ञ अपने विषय पर लिखता है या बोलता है, तब यह माना जाता है कि उसे अपने ज्ञान पर अधिकार है। क्या है, उसे अपने ज्ञान पर अधिकार है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है। तो आलोचनात्मक सिद्धांतकार किसे कहा जा सकता है, तो ये आलोचनात्मक सिद्धांतकार जो हैं तो हमारे हैबरमास जी हैं। प्रवैधिकी तार्किकता के आलोचक तथा भाष्य विज्ञान एवं संप्रेषात्मक क्रिया के महत्व सिद्धांत के समर्थक एवं पैरोकार जर्मन दार्शनिक सामाजिक विचारक यूर्गेन हैबरमास अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो निम्न है। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1963 में लिखी गई थी। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ये भी लिखी गई थी। लेजिटिमेशन क्राइसिस ये भी इनकी है। और कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ये भी किसकी है, हैबरमास जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार संकेतक का संकेतिक से कोई स्थिर संबंध नहीं है। तो किसके नहीं है, जैक डेरिडा जी का नहीं है। जैक डेरिडा के अनुसार संकेतक का संकेतिक से कोई स्थिर संबंध नहीं है। मूल रूप में दर्शन शास्त्री जैक डेरिडा ने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के एक प्रमुख समकालीन हस्ताक्षर और फ्रांस के एक अग्रणी चिंतक हैं। अपने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता के विचारों के संदर्भ में डेरिडा ने कई नई अवधारणाएं प्रणीत की है। उनमें प्रमुख है विखंडनवाद या विरचनावाद, भेद, विकेंद्रण और आने वाले लोकतंत्र के प्रति आशा भरा विश्वास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इधर सूची 1 दी हुई है और इधर सूची 2 दी हुई है, जिसमें संकल्पनाएं हैं और प्रतिपादक हैं। क्या है, संकल्पनाएं हैं और प्रतिपादक हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 9 प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग बराबर ध्यान देता है। तो ये किसका है, इधर जे अलेक्जेंडर जी का है। वहीं अब विकृत संप्रेषण की बात करें तो ये हैबरमास जी का है। संरचना की वैधता की बात करें तो ये गिडेंस जी का है हमारे। अति निर्धारणवाद की बात करें तो ये किसका है, एल अल्थुजर जी का है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। वह कौन है, तो हमारे जैक डेरिडा जी हैं। कौन है, जैक डेरिडा जी। तो दोस्तों आज हम लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि और आपको क्या चाहिए और क्या सुधार करना है इसमें, और आपको हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है कि परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। कहें तो मैं आपको ये क्वेश्चन शो भी कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है तो ये है कि निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है कि परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। तो ये किसका है आपको बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।